दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं जींद के अंदर, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से एक वाहन है। आप इस दिशा में देखिएगा, परिवर्तन यात्रा इन्होंने निकाली हुई है। भारत की समस्याओं का समाधान, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, अन्याय, अत्याचार और असमानता के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, जिसके अंदर इनके 9 पॉइंट्स हैं। जो जिस प्रकार से झूठे बलात्कार के आरोप लगाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, समान विवाह कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, झूठे SC ST के केस करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, झूठे दहेज मामलों पर सख्त कानून होना चाहिए, चिकित्सा में विज्ञापन की समाप्ति पर कानून होना चाहिए, गौ माता व पशु पक्षियों की हत्या करने पर सख्त कानून होना चाहिए, चिकित्सकों के परिणामों का डाटा सार्वजनिक करना अनिवार्य है और वनस्पतियों की कटाई पर सख्त कानून। ये यात्रा से जुड़ने के लिए ये पूरी टीम आई हुई है। हम आपको इस पूरी टीम से मिलवाते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं और इनकी जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से ये लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिएगा ये विस्तृत रिपोर्ट। को वंदे मातरम जो आपने इस मुख्य ज्वलंत विषय को कवर किया। आज भारत में 2 लाख निर्दोष जेलों में पड़े हैं और एक ऐसी धारा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के हितों के लिए जिस धारा का निर्माण किया गया था, आज वो सबसे ज़्यादा वो धारा महिलाओं का शोषण कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ धारा 376 और पोस्को की। इस धारा का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि हमारी जो मातृ शक्ति है उसको सुरक्षा हो, लेकिन आज ठीक विपरीत हो रहा है। आप देखोगे इस धारा का जितना दुरुपयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इस धारा का हो रहा है। इसका जो सबसे बड़ा खतरनाक परिणाम है वो पूरी मातृ शक्ति पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हर छोटे बड़े शहरों में कुछ महिलाओं के ग्रुप बन गए हैं, उनके साथ कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, कुछ वकील उसमें शामिल होते हैं और वो हनी ट्रैप कर करके समाज को, पूरे समाज को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे जो सबसे ज़्यादा केस होते हैं वो केसेज होते हैं जहां पुरुष और महिला की सहमति से संबंध बनते हैं। वो अविवाहित स्थिति में भी बनते हैं और विवाह के बाद भी बनते हैं, लेकिन परिवार के दबाव में आकर महिला को प्रताड़ित किया जाता है और झूठा बयान पुलिस स्टेशन में दिलवाया जाता है और कोर्ट में दिलवाया जाता है। उससे सबसे ज़्यादा महिला प्रताड़ित होती है। इस पूरी धारा में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना महिला की होती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ जबरन कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति के इतने टुकड़े कर दिए जाए कि उसको जन्म देने वाली माँ और पिता उसे पहचान ना पाए। लेकिन अगर झूठे केस अगर लगते हैं तो उन महिलाओं को भी इतना ही बड़ा दंड मिलना चाहिए जो झूठे केस लगाती हैं, जिससे पुरुष को मिलता है। एक पुरुष पे जब बलात्कार का आरोप लगाता है तो उसका ना वो जिंदा रहता है ना मरता है। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। मेरे ऊपर एक बलात्कार का आरोप लगा और महिला ने आरोप लगाया कि मैंने 1 वर्ष पहले बलात्कार किया। और कानून की इतनी शर्मनाक स्थिति है कि अगर मेरे पास CCTV फुटेज नहीं होते, मेरे पास फिंगरप्रिंट नहीं होते, तो शायद मैं कभी जेल से बाहर नहीं आता। और आज भी मुझे लगता है कि मैं एक शर्मिंदगी के साथ समाज में जिंदा हूँ। कभी मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और पिछले 2 साल से मैं डिप्रेशन को झेल रहा हूँ। और अंत में बाबा खाटू श्याम जी, बाबा जयराम दास और गौ माता ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा आपको लड़ना है, क्योंकि भविष्य भारत का खतरे में है। इसलिए इन 9 बिंदुओं को लेके समान विवाह कानून, भारत का भविष्य कितना खतरा में है। जो मूल संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, जो दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे श्रेष्ठ, सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है, उस संस्कृति के चलते हुए आज हम लोग जो है अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो नियम कानून बनाए थे हम उनका पालन नहीं कर पा रहे। हमारे ही देश में एक मैरिज एक्ट पास किया गया जिसमें हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को और बौद्धों को बाध्य कर दिया गया कि आप तो इस संविधान से चलोगे, आप एक विवाह करोगे। और दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, मुस्लिम भाई हैं, ईसाई भाई हैं, उनको बोल दिया गया कि आप अपने धर्म से चलो। तो जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन वैदिक धर्म, वो लोग तो कानून को मानेंगे और बाकी लोग अपने धर्म को मानेंगे। ये कैसा अन्याय है। हमारे पूर्वजों को देखो, महाराणा प्रताप जी की कितनी पत्नियां थी, राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिता, उनकी 3 रानियां थी। तो हम क्यों इस कानून को माने? क्या सरकार में सामर्थ्य नहीं है? मेरा सीधा सवाल हमारे देश के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, क्या आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि कानून में समानता लेके आए? और आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, इस देश की जनता ने आपको चुन के वहाँ भेजा है, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो आइए आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कह दीजिए हम नहीं कर सकते। तो इस देश के जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जो जीवन धर्म को मानने वाले हैं, उनमें सामर्थ्य है। हम इस कानून को बदल के रख देंगे। ये मुख्य मांगे हैं हमारी। इन मांगों को लेके यात्रा प्रारंभ हुई है और यात्रा वीर भूमि, मराठाओं की जो वीर भूमि पानीपत,
जहाँ तीसरी लड़ाई लड़ी गई धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे नैतिक मूल्यों के लिए, वहीं से ये लड़ाई प्रारंभ हुई है और ये खाटू श्याम जी तक चलेगी। जी थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम कमल। क्या नाम है जी आपका? जी पूजा शर्मा। पूजा शर्मा, हाँ, बताएंगे इस परिवर्तन रैली के बारे में। वंदे मातरम। एक मिनट, जैसा कमल जी ने अभी कुछ एक संदेह व्यक्त, और इसलिए जो हम महिला धारा है वो मातृशक्ति है, वो आप सबके समक्ष है, क्योंकि कानून जो भी हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो कितना ही प्रतिशत महिलाएं हैं जो उन कानून का सदुपयोग कर पा रही हैं। या तो वो समाज जिनके साथ सचमुच में ये रेप केसेस होते हैं, या तो वो समाज के डर से बाहर नहीं आ पाती हैं, या उनके परिवार वाले उस डर से बाहर नहीं आने देते हैं। परंतु कुछ महिलाओं का संगठन जो कि पैसों के लिए हनी ट्रैप, एक इस तरीके के छोटे छोटे गुट बना दिए गए हैं, जो महिलाओं पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्या सभी महिलाएं ऐसी हैं? तो इसलिए हम महिलाओं को आगे आना पड़ रहा है कि हम कुछ महिलाओं के कारण आज पूरे महिला समाज पर ये प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो, जो कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि सभी के लिए समान कानून हो। और जो ये हमारी परिवर्तन यात्रा है, अन्याय, अत्याचार और असमानता के खिलाफ लड़ाई, उसमें एक समान कानून लाया जाए। क्योंकि आजकल आए दिन आप देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे कितने ही केस हैं जहां पुरुषों के खिलाफ फॉल्स केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। उन केसेस का कोई तथ्य नहीं होता है, बाद में जो पुरुष हैं वो निर्दोष साबित होकर निकलते हैं, परंतु उस समय तक वो भयंकर पीड़ा, अन्याय और तनाव को झेल चुके होते हैं। या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या उनका जो पूरा परिवार है वो नष्ट हो जाता है इन्हीं सभी मानसिक उत्पीड़ना के चलते। जैसे कि अभी आचार्य कमलकांत जी, हम राजीव दीक्षित गुरुकुल के संस्थापक, जिन्होंने 4 बार से अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का रिकॉर्ड दर्ज करा हुआ है, उन्होंने पूरा ये व्यापक, उन्होंने ये दस्तावेज भी दे सकते हैं उन्होंने कितने ज़्यादा कैंसर रोगी ठीक किए हैं। उन्होंने 84,000 से अधिक फिजिकल और डिजिटल तौर पर स्वास्थ्य की कक्षाएं प्रदान की हैं। और इतना महान कार्य जो उन्होंने समाज को दिया है, उसके बाद भी उन पर एक झूठा आरोप लगा दिया गया एक महिला के द्वारा, जो कि बाद में साबित हुआ कि आचार्य जी निर्दोष हैं, क्योंकि जिस तारीख पर उस महिला ने दस्तावेज दिए थे उस टाइम पे आचार्य जी वहाँ मौजूद ही नहीं थे। और उस टाइम जो इतने टाइम तक आचार्य जी ने वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ जो सहन किया, उससे बाहर निकल पाना, क्योंकि जो कैंसर रोगी थे आचार्य जी से जो दवाई लेने आते थे उनको भी उस नहीं मिल पाई। और जब आचार्य जी निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर भी निकले, तभी भी वो जो पीड़ा थी उसके कारण जो रोगी थे वो उनसे दवाई नहीं ले पा रहे थे। तो उससे नुकसान सिर्फ एक आचार्य जी कमलकांत का नहीं हुआ, बल्कि जो उनसे जुड़े हुए हजारों कैंसर के रोगी उनके पास आ रहे थे उनका भी नुकसान हुआ, एक महिला समाज का नुकसान हुआ। तो ऐसे कितने ही पुरुष हैं आचार्य कमलकांत जी की तरह, जिन पर इस तरीके के झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं और वो सालों साल जेल में रहते हैं, उनका कोई दस्तावेज नहीं मिलता। और इतने सालों तक जो उन्होंने मानसिक परेशानियां, जो डिप्रेशन झेला है, और फिर जब बाद में निर्दोष होकर निकलते भी हैं तो मीडिया ही उसको हाईलाइट कवर नहीं करती। स्टार्टिंग में तो बोलती है दरिंदा, ये देखो पापी, इसने ही इस अंजाम दिया था। फिर बाद में जब वो निर्दोष साबित होकर निकलता है तो मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करती, तो वो आजीवन अपना जीवन ऐसे ही बिताता है। तो आचार्य जी उन सब की आवाज बनकर, उन सभी पुरुषों की आवाज बनकर कि हमें इस कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, एक समान कानून लाने होंगे जो कि महिलाओं के लिए है वही पुरुषों के लिए भी हो। यदि किसी महिला ने झूठा आरोप लगाया है तो यदि कोई व्यक्ति पे सच्चा है वो आरोप साबित होता है तो उसको सजा दो, क्योंकि हम महिलाएं इसी के लिए हैं और हमारी सुरक्षा के लिए कानून बने हुए हैं। परंतु यदि पुरुष निर्दोष साबित होता है तो उसके लिए भी महिला को उतनी ही सजा मिलनी चाहिए, क्यों उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो हम महिला होकर भी ये बात बोलना चाहते हैं कि दोनों के लिए ही समान कानून हो, कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए मैं कुछ लाइन से अपनी बात को बताना चाहूँगी। चहकती है चिड़िया कि गगन बदल रहा है, चहकती है चिड़िया कि गगन बदल रहा है, चमकते हैं तारे कि चमन बदल रहा है, शमशान की खामोशियां बता रही हैं लाशें वही हैं, सिर्फ कफन बदल रहा है। आज आचार्य कमलकांत जी, शंकराचार्य जी, महान विद्वान जो 8 साल तक जेल में रहे, बाद में निर्दोष साबित हुए, ऐसे कितने ही पुरुष समाज हैं। तो ये जो लाशें हैं वो बदलने का सिलसिला बंद हो, कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए, और ये यात्रा हमारी तब तक ऐसे ही चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। जय हिंद, जय भारत।
आप कहना चाहेंगे जैसे कि ऑनर किलिंग बहुत होती है, तो इसके जी। बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग होती है जो प्रेम प्रसंग होता है, उसमें जी, जी, दोनों जी। की हत्याएं की जाती देखिए, हैं। पहली बात तो ये है कि जो अगर आप दोनों की सहमति से वो संबंध बन रहे हैं, तो अभी बताया जैसे हनी ट्रैप का मामला, उसमें महिला क्या करती है, वो पुरुष को ना पहले उसको बोलेगी कि भाई मुझे पैसे दो पैसे दो। जब तक पुरुष समाज उसको पैसे देता है तब तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है। बाद में जो महिलाएं हैं वो उस पर ही इस तरीके के पोस्को एक्ट या फिर धारा 376 लगाती हैं, जिससे कि अभी इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब इस तरीके के केसेस हमारे व्यवस्था में आते हैं तो जब महिला की सहमति से वो हुआ है तो उसमें महिला भी उतनी ही जिम्मेदार होगी जितना कि पुरुष था। तो इसी के लिए हमने अभी जैसे बोला है, आचार्य जी ने भी बोला और हमारी पूरी टीम भी बोलना चाह रही है, तो उन सभी तरीके के कानूनों में परिवर्तन की एक आवश्यकता है। ऑनर किलिंग का अर्थ शायद कुछ हो रहा है ना। देखिए, ऑनर किलिंग में मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऑनर किलिंग में अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री दोषी है। जितना मैं समझा, ऑनर किलिंग का अर्थ है कि लड़का लड़की सहमति से जो प्रेम करते हैं और वो भाग जाते हैं, बाद में अलग अलग खाप पंचायतें हैं उनको दंड देती है। मैं मेरी सभी खाप पंचायतों का बहुत सम्मान करता हूं, उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आपको दंड देना है तो सबसे पहले इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दीजिए जो फिल्में आपको केंद्रित कर रही हैं कि प्रेम का अर्थ है कि लड़का लड़की। प्रेम बड़ा विस्तृत विषय है, प्रेम चाचा से भी होता है, ताऊ से भी होता है। ये फिल्में बनाते क्यों नहीं है चाचा ताऊ के प्रेम पे? संयुक्त परिवार पे फिल्में बनाए, राष्ट्रभक्ति पे बनाए, प्रकृति पे फिल्में बनाए। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी फिल्म इंडस्ट्री है। और पुनः मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए, ये पाप है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न करी हैं, स्त्री के अंदर भी और पुरुष के अंदर भी। तो जो ऑनर किलिंग है इसको सख्ताई से बंद करना चाहिए और इसके लिए खाप पंचायतें आगे आएँ। अगर हमें इसे रोकना है, हमारी संस्कृति में हम सुधार चाहते हैं, तो इसका सही तरीका ये है कि हमें सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री को बदलना होगा। वो जब प्रेम की फिल्में दिखाती तो ये नहीं दिखाती है कि भाई पड़ोस में प्यार हो, ज़्यादातर स्टोरियां पड़ोस के प्यार की दिखाती है। तो गांव में तो हमारी सारी बहनें हैं, मैं इस संस्कृति का समर्थन करता हूं कि गांव की सारी हमारी बहनें हैं, लेकिन वो संस्कृति हमारे फिल्मों में दिखाई नहीं जाती। फिल्मों में लव स्टोरी कहाँ दिखाई जाती है कि आपको पड़ोस में प्यार हो रहा है। तो हमारे बच्चे फिल्में देख के ही तो बड़े हो रहे हैं, तो पड़ोस में प्यार ही ढूंढेंगे और प्यार का अर्थ जो है वो जो समाज ने बड़ा संकुचित कर दिया है। तो इसमें ऑनर किलिंग में मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, ये बंद होना चाहिए और इसको ठीक करना है। अगर संस्कृति को शुद्धिकरण करना है तो पहला प्रहार फिल्म इंडस्ट्री पे, और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर प्रहार कर सकती है सरकार उसके ऊपर कानून लेके आए और सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करे क्या गाँव में शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, समाज उसको निर्धारित करे। खाप पंचायतों का, गाँव के लोगों का इसमें पूरा सहयोग लिया जाए, तो ये मेरे हिसाब से एक श्रेष्ठ मार्ग हो सकता है। ऑनर किलिंग उचित नहीं है, लेकिन गांव में विवाह भी उचित नहीं है। इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री को पूरा बैकअप देना पड़ेगा और सरकार भी इसमें अपनी बात रखे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? इंफिया। हाँ जी, बताएंगे जो ये परिवर्तन रैली है, परिवर्तन यात्रा आपने निकाली है, क्या उद्देश्य है आपका? हमारी परिवर्तन यात्रा का मुख्य बिंदु है 376 की धारा में संशोधन करना, क्योंकि 376 धारा का हमारी बहनें ही इतना ज़बरदस्त दुरुपयोग कर रही हैं जिसकी वजह से मामले समाज में बहुत संगीन होते चले जा रहे हैं। पहली बात तो बड़े बड़े महानगरों में कुछ ऐसे ग्रुप बना लिए गए हैं जो पैसे को ऐंठने के लिए कुछ सम्मानीय व्यक्तियों को झूठे 376 की धारा में बंद करा देती हैं और इसके बाद उनसे पैसा लेकर के या तो केस में पैरवी नहीं करती हैं अथवा पैरवी करने के पहले ही समझौता कर लेती हैं। दूसरी ये बात है कि लड़का लड़की प्रेम करते हैं और प्रेम करने के बाद जब पारिवारिक दबाव लड़की पर आता है तो लड़के पर 376 का मामला दर्ज करा दिया जाता है और इसके बाद उसके प्रेम का दुरुपयोग भी होता है और खामखा लड़का उस जेल में चला जाता है। और इसके साथ हमारे ऊपर एक बड़ा भयंकर संदेह होता है कि हम महिलाओं पर पुरुष वर्ग का विश्वास खत्म होता चला जा रहा है। आप ये बताएंगे जो दहेज प्रथा के जो केस हैं वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं ये दहेज प्रथा। देखिए, दहेज प्रथा के केस तो बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश झूठे हैं। क्यों? क्योंकि दहेज कहाँ दिया जाता है, पहले ये बात सोचने की है। दहेज वहाँ दिया जाता है जहाँ ऑलरेडी दहेज होता है पहले से। दहेज किसी गरीब लड़की को तो नहीं दे दिया जाता है।
तो तो इसमें भी संशोधन करने की जरूरत है कि आपको वास्तव में दहेज दिया गया कि नहीं दिया गया। और दहेज की धारा सब लगा देते हैं, चाहे वो 1 रुपए में शादी करके आए हो अथवा सम्मेलन से शादी करके आए। ये बहुत ज्यादा धाराएं चल रही है 498 में। और ये फैमिली कोड में 3 मुकदमे बड़े कॉमन तरीके से तैयार हो जाते हैं, चाहे लड़के को कोई दोष हो अथवा बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि लड़कियां भी ससुराल में जाकर अपनी मनमानी करने की वजह से जब ससुराल में नहीं टिकती हैं तो वो लड़के पर सीधे 3 को लगा देती है। एक 125 मेंटेनेंस का, और दूसरा दहेज का, और तीसरा घरेलू हिंसा का। हाँ जी, यात्रा का उद्देश्य क्या है जी आपका? वंदे गौ मातरम यात्रा का उद्देश्य जो आप लोगों को बिंदु अभी पूर्व में बताए गए हैं, एक एक बिंदु पे एक एक व्यक्ति चर्चा कर रहा है। जैसे गौ माता का विषय है, तो मेरा अपना निजी विषय भी यही है, प्रकृति, पर्यावरण, गौ संरक्षण, संवर्धन और वैदिक सनातन संस्कृति के उत्थान। वर्तमान में गौ माता की बहुत दशा खराब है, तो अब जो एक उसमें भी जो प्रथम पॉइंट है हमारी यात्रा का, परिवर्तन यात्रा का, बलात्कार के झूठे केसों में फंसाया जाना। तो यदि शासन इसमें चिंतन मनन नहीं करते तो ये यात्रा पूरे देश भर में चलती रहेगी। इसको हम विराम नहीं देंगे, क्योंकि आप सही निर्णय नहीं ले रहे हो। अपराधी को सजा अवश्य मिलना चाहिए, पर ये नहीं कि निर्दोष जेल में डले हैं तो उनके लिए क्या होगा। इसलिए परिवर्तन यात्रा हम सभी महिलाएं इनसे अधिक मात्रा में देश भर से अगली यात्रा में माताएं बहनें सम्मिलित होने वाली हैं, और उनका बस एक ही उद्देश्य रहेगा कि व्यवस्था परिवर्तन। राजीव दीक्षित कहते थे कि मैं अपने भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ, तो वो मान्यताएं हम अपनी पुनः संस्कृति में वापस हों, झूठ फरेब मिटे, इसके लिए ये यात्राएं हैं। साध्वी जी, जैसे कि हर शहर के अंदर गौशालाएं बनाई हुई है, काफ़ी बनाई हुई है, फिर भी हमारे रोड पे बहुत ज़्यादा गौएँ, सांड बहुत रहते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। ऐसी वीडियो हमारे सामने हर रोज़ आती है, हर रोज़ कोई ना कोई मौत होती है इन गाय से। जबकि ये होना चाहिए गाय को जो हर व्यक्ति इसको रखे, जबकि गऊ को बोलते गऊ हमारी माता है, तो गऊ को मतलब हर घर के अंदर एक को तो पालनी चाहिए, नहीं पालनी चाहिए? जी, पालना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है द्वार पे गैया और फिर तुलसी मैया, तो संस्कृति को ठोकर मारी जा रही है ना। यदि हम अपनी संस्कृति में स्थापित रहते तो सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते थे। तो जल्दी से जल्दी कानूनों में परिवर्तन लाया जाए, पुनः अपनी संस्कृति में वापसी की जाए। गौ माता को दोस्तों, हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा अब तक आप हमारे चैनल को आशीर्वाद देते रहे हैं, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे चैनल को यूं ही प्यार, यूं ही आशीर्वाद देते रहेंगे। तो मैं कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर हीला, DR न्यूज़। थैंक यू।